जो बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरेगी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM भी चुनाव मैदान में उतरेगी, तो उनका भी एक अपना वोट बैंक है। इस बार जो विशेष बात ये देखने वाली है कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है और AIMIM जो पार्टी है, अगर इस वोट बैंक के मुस्लिम वोट बैंक में और दलित वोट बैंक में अगर सेंध लगा पाएगी तो निश्चित रूप से ये इसमें आम आदमी पार्टी को टेंट लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो इस समय अपने पूरे जौवन पर है। सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं कि वो वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करें। हर पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप और दोष लगा रही है। अभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो है उनमें कौन सी पार्टी क्या कर रही है और आने वाले समय में क्या हो सकता है, किस ओर को जा सकता है ये विधानसभा चुनाव। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, आम आदमी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात करें, तो ये तीनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं दिल्ली में इस बार चुनाव में अपनी जो जगह है उसको पक्का करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो अन्य राजनीतिक दल है या छोटी पार्टियां हैं या किसी समुदाय विशेष से जो पार्टियां संबंध रखती हैं, जैसे मैं BSP की बात कर सकता हूं, अभी BLP भी इस बार चुनाव में आ रही है, उसके बाद ओवैसी की पार्टी है AIMIM जो है, ये पार्टियां हैं। ये पार्टियां, क्या लगता है कि इन तीनों पार्टियों में से किस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसका वोट बैंक तोड़ सकती है? देखिए राजेंद्र जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो नामांकन जो फाइल करने की तारीख है वो नजदीक मुझे लगता आती जा रही है और 17 जनवरी तक नामांकन फाइल करना है सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो भी चुनाव मैदान में उतरेंगी, और 18 को स्क्रूटनी है और 20 तक नाम वापस लिए जा सकते हैं जी। इसलिए 17 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों को जो चुनाव में मैदान में उतरना चाहती हूँ अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी होगी। हालांकि अभी तक केवल सिर्फ आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 70 सीटों पर घोषणा की है, बाकी 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने और आधी सीटों पर लगभग कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के अलावा जो बाकी सारी जो चुनाव मैदान में उतरना चाहती है या चुनाव लड़ना चाहती हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवार अभी तक हालांकि घोषित नहीं किए सारे के सारे, लेकिन अपना जो चुनावी प्रचार है, जो अपना एक जो चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जो जिस प्रकार से कैंपेन शुरू करती हैं वो अपना जबरदस्त तरीके से उन्होंने शुरू कर दिया है और उनके स्टार प्रचारकों ने भी दस्तक दे दी। चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी रैली कर चुके हैं और राहुल गांधी सीलमपुर में रैली कर चुके हैं, और इसलिए इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेता पूरे धूम धड़ाके से पूरी दिल्ली में एक जनसभाएं कर रहे हैं और रैली कर रहे हैं जी। और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और अपने अपने जो जिस तरह जो भी माध्यम चुनाव में वो यूज कर सकते हैं वो उनका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो एक सारी राजनीतिक पार्टियों में से अगर बात करें तो कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में एक जो नैरेटिव है जिसके आधार पर चुनाव को आगे बढ़ा सकती है, कोई भी पार्टी एजेंडा है, और वो अभी तक मुझे लगता है कोई सेट नहीं कर पाई है। पूरा ही सबका ध्यान चाहे माइनॉरिटी पे को एक तरफ करने का हो, चाहे अपनी तरफ करने का हो, चाहे जाट समुदाय को अपनी तरफ करने का हो, चाहे पूर्वांचल के वोटर्स को अपनी तरफ करने का हो, चाहे मुस्लिम वोटर को, माइनॉरिटी के वोटर को, चाहे SC वोटर को, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जोड़ तोड़ कर रही हैं। लेकिन अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मामले में आगे मुझे लगता है एक नैरेटिव जो एजेंडा सेट करके आगे नहीं बढ़ पाई। तो इससे में अब सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी, मुख्य रूप से 3 दल चुनाव में हैं जी, कह सकते हैं। इनके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरेगी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है
AIMIM भी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो उनका भी एक अपना वोट बैंक है, चाहे माइनॉरिटी का वोट बैंक हो, चाहे दलित वोट बैंक हो, जी बिल्कुल। वो एक पर्टिकुलर कास्ट में उनका वोट बैंक है अभी। बिल्कुल ठीक है। और वो जो वोट बैंक है, इन जो विधानसभा के चुनाव हैं, वो किसी न किसी जो राजनीतिक बड़ी पार्टियां जो मैदान में है, उन्होंने चाहे आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनका कहीं न कहीं खेल बिगाड़ने में एक भूमिका अदा कर सकती हैं। हालाँकि सीट उनकी आएँगी, ना आएँगी, वो तो चुनाव के बाद पता चल पाएगा। लेकिन किसी न किसी का दूसरी राजनीतिक पार्टी का जो खेल बिगाड़ने में वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर अदा सकती है। करेंगे, हाँ जी। तो जहाँ तक खेल बिगाड़ने की बात है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी हो, उसका एक माइनॉरिटी का वोट बैंक है। और माइनॉरिटी का वोट बैंक जो आज से 10 साल पहले की बात करें, तो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा है। परंपरागत जो वोट बैंक था, वो कांग्रेस के साथ रहा है। कांग्रेस के वोट देते आए वो लोग। इसी तरह दलित समुदाय के जो लोग हैं, दलित वोटर है, जो वो भी कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। लेकिन पिछले 10 चुनाव में जो 10 साल से 2 चुनाव की बात करें, 2015 की, 2020 की हम बात करते हैं, जी। तो उसमें कहीं न कहीं जो परंपरागत कांग्रेस का वोट रहा है, जो चाहे माइनॉरिटी का वोट हो, मुस्लिम वोट हो, चाहे दलित वोट हो, वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया है। और आम आदमी पार्टी की तरफ जाने से आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। जबरदस्त जीत हासिल की थी 2015 में भी और 2020 में भी। जी। तो उनका आम आदमी पार्टी को जिताने में इन दोनों समुदायों का, हालांकि जो एक आम आदमी का वोट बैंक माना जाता है, दलित और मुस्लिम के साथ साथ गरीब जो लोगों का वोट बैंक उनके साथ है, जैसे झुग्गी वोटर्स हैं और पूर्वांचल के वोटर हैं और जो ऑटो रिक्शा वाले आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। तो इस बार जो विशेष बात ये देखने वाली है कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है और AIMIM जो पार्टी है, अगर इस वोट बैंक के, मुस्लिम वोट बैंक में और दलित वोट बैंक में अगर सेंध लगा पाएगी, तो निश्चित रूप से ये इसमें आम आदमी पार्टी को डेंट लगेगा। आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। हालांकि पीछे अगर हम बात करते हैं 2015 और 2020 की बात करते हैं, तो जो दलित जो बाहुल्य सीटें हैं, मुझे लगता है 25 से 30 तक दलित बाहुल्य सीटें हैं, जिसमें SC वोटर्स की संख्या ज्यादा है। और उसमें भी 12 सीटें तो ऐसी हैं जो रिजर्व, जिनमें से सिर्फ ही SC उम्मीदवार ही उनमें सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसी उम्मीदवार ही दे सकती हैं। मेरा साहब, आपने अभी बताया कि जो ये दलित समुदाय होगा, या ये 30 सीटें ऐसी हैं जिन पर दलित समुदाय का कहीं ना कहीं प्रभाव है, और 12 सीटें जो हैं वो रिजर्व सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो रही है पिछले, अगर 2 चुनाव की बात करें, 2015 और 2020 की बात करें, तो इन खास करके इन इलाकों में कोई खास अपना कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पाए, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए हैं। वहां पे एक भी सीट शायद वहां से वो नहीं ले पाए हैं। लेकिन इस बार पहले से ही उनकी जो प्लानिंग रही है, वो इन पर्टिकुलर एरियाज को साधने की है। 30 जहां जो आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताई हैं, जहां पर दलित समुदाय का प्रभाव है, इसके अलावा 12 रिजर्व सीटें हैं, इनको साधने की बड़ी ज्यादा कोशिश की जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी है वो भी इस बार जो है वोट बैंक जो उनका है दलित समुदाय, उसी पे फोकस कर रही है ज्यादा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस जो चुनाव की हम बात करते हैं, तो पिछले चुनाव से सबक लेते हुए, चाहे 2015 और 20 की बात हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये रिजर्व सीटों से एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि पीछे जो 2013 की और 8 की बात करते करें, तो 1-2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती रही है। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है उस पे। जो रिजर्व सीट है, रिजर्व बाहुल्य सीट, जो दलित बाहुल्य सीटें हैं, टोटल 25 से 30 हम मान के चलते हैं, और 12 तो जिसमें है ही है, और उसमें भी जो बाकी जो 20 सीट बचती हैं, उसमें 18-20 सीट जो बचती हैं, उसमें भी 15 से 45 तक प्रतिशत तक वोट दलितों का वोट है। और उसको साधने के लिए विशेष एफर्ट्स भारतीय जनता पार्टी अब की बार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नजदीकी जो राज्य हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ से जो दलित समुदाय से के नेता हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी विशेष रूप से उन्होंने और ड्यूटी लगाई। मुझे लगता है एक 5 दर्जन दलित नेताओं की वहाँ पे दिल्ली में ड्यूटी लगाई हुई है।
और इसके साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रही है। और 10 कार्यकर्ता भी वो रिजर्व कैटेगरी से होंगे, जो दलित समुदाय से होंगे, ताकि उनको वोट बैंक को साधने में वो मदद कर पाएँ। और उन्होंने एक माइक्रो मैनेजमेंट जिसको कह सकते हैं हम, 5000 बूथ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिन पे विशेष उनका फोकस है। प्रॉपर माइक्रो मैनेजमेंट, जो आप बिल्कुल सही वर्ड निश्चित यूज रूप कर रहे हैं से। आप, माइक्रो मैनेजमेंट। निश्चित रूप से इस तरह की जो स्ट्रेटजी एक मैनेजमेंट उन्होंने तैयार की है, वो देखने वाली बात है कि उनको उस स्ट्रेटजी पे काम कर पाएँगे या दलित वोटों को कैसे वो अपने पक्ष में कर पाते हैं। लेकिन अभी तक जो एक ट्रेंड रहा है, जो आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट रहा है, अब आम आदमी पार्टी के पास रहा है। लेकिन अब इस चुनाव मैदान में बसपा के चुनाव मैदान में आने से और असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव मैदान में आने से कहीं न कहीं वो वोट बैंक उनसे कहीं न कहीं जो परंपरा खिसक सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से। तो हालाँकि जो माइनॉरिटी का वोट है, जो मुस्लिम समुदाय का वोट है, उस वोट को फिर से हासिल करने के पूरे वोट को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जोर-शोर से मैं लगा दिया है। अगला सवाल मेरा ऐसा ही था कि क्या जो कांग्रेस पार्टी है, जो दलित वोट रहा है, ओबीसी वोट रहा है, कहीं न कहीं कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है, और आम आदमी पार्टी के आने के बाद सबसे बड़ा डेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी को लगा था। तो इस बार कांग्रेस क्या अपने उस जो उनका कैडर वोट रहा है, उसका परंपरागत वोट रहा है, उसको हासिल कर सकती है? निश्चित रूप से प्रयास रहेंगे। हर राजनीतिक पार्टी अपना जो वोट बैंक रहा है, जिसपे उनका कहीं न कहीं एकाधिकार माना जा सकता है। पहले था, लेकिन पिछले 10 साल से वो नहीं रहा उनके पास। अभी कोशिश है उनकी, जैसे एक दिन पहले उन्होंने सीलमपुर में जो एक वो जो मोमडन बाउल एरिया है, मुस्लिम बाउल एरिया है, उसमें राहुल गांधी ने रैली की है और उनको एक आश्वासन दिया है और उसमें दलितों को भी एक संदेश देने का काम किया है कि हम दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी और हम ये पर्टिकुलर समुदाय है, उनके लिए बहुत कुछ इन्होंने इनको वादे भी किए होंगे। उन्होंने स्पेशल कहा है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। जातीय जनगणना जब होगी, उनका ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, राहुल गांधी का, कि जातीय जनगणना जब होगी, जब ये पता चल पाएगा कि कितने समुदाय से कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या, और उसके हिसाब से एक योजनाएं बना सकें और कितने समुदाय के लोगों को किस योजना से फायदा हो रहा है और ज्यादा फायदा लेने के लिए इस तरह की उनकी सोच है भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कि हम जो दलित समुदाय के लोग हैं, माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनके लिए और योजनाएं लेकर आएंगे। तो वो अपना संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है। दूसरी ओर जो आम आदमी पार्टी है, उनका भी फोकस इसमें कहीं न कहीं जो रिजर्व सीटें हैं, उन पे ज़्यादा फोकस रहा है, क्योंकि पिछले 12 की 12 जो सीटें हैं, वो आम आदमी के पक्ष में गई थी। आम आदमी पार्टी उन सीटों पर जीती थी और अब की बार भी वो, मुझे नहीं लगता, अपने जो वोट बैंक है, उसको खोना चाहेंगी। तो उसके लिए भी उन्होंने चाहे पीछे डॉक्टर अम्बेडकर पे उन्होंने जो गृहमंत्री अमित शाह ने टिप्पणी की थी, वो उस टिप्पणी को भुनाने में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया था। और इस तरह से कई जो योजनाएँ हैं, जो अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना की उन्होंने शुरुआत की है और कई दलित समुदाय से जुड़ी कई योजनाओं की आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी की भी कोशिश रहेगी, उधर भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की भी कोशिश है, लेकिन तीनों की कोशिश कब कामयाब होती है और कैसे कामयाब होगी, उन्होंने देखना है। बट इन तीनों जो पार्टियों को जो जिनकी एक पर्टिकुलर वोट बैंक पर उनका फोकस है, उस वोट बैंक पे कहीं न कहीं ये भी जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी की हम बात कर रहे हैं, ओवैसी की पार्टी की हम बात कर रहे हैं, अगर वो चुनाव मैदान में आती है तो वो किसको डेंट पहुँचाएँगी, ये देखने वाली बात ये है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर उनको कहीं न कहीं जितना भी वोट बैंक वो लेंगी, वो कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि ये एक पूर्व में अगर देखें तो हरियाणा में अगर बात की जाए तो हरियाणा में जैसे बहुजन समाज पार्टी ने आईएनएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और एएसपी ने जसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, अलग-अलग चुनाव लड़े थे और कहीं न कहीं जो कांग्रेस
के वोट बैंक में डेंट उन्होंने किया था, इसलिए कांग्रेस की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला था। तो इसी ट्रेंड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी फिर से इसी तरह के फिर से इस समीकरण तरह बिठा के सकती है। समीकरण बैठा सकती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि और कांग्रेस पार्टी और जो आम आदमी पार्टी है, बसपा को और दूसरे दो जो ओवैसी की पार्टी है, उनको एक इनके उसके बीजेपी के सहायक के रूप पार्टी के रूप में उनको लोगों में बता रही कि ये सारी की सारी पार्टियां जो छोटी पार्टियां हैं, वोट काटू पार्टियां हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, उनकी बी टीम है। तो इस तरह से किस तरह से लोगों को वो समझा पाएंगे इस बात को लेकर, ताकि उनका जो वोट बैंक ज्यादा ओवैसी की पार्टी की तरफ मुस्लिम माइनॉरिटी वोट ना जा पाए, बसपा की तरफ माइनॉरिटी वोट ना जा पाए। तो ये देखने वाली बात ये है कि अगर अपने वोट को संभाल पाती है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर संभाल पाती है तो निश्चित रूप से उसको फायदा भी होगा। शुरू में है जो सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, वो दलित समुदाय के वोटर को सेट करने की कोशिश की थी, और उसके बाद पूर्वांचल से और उसके बाद जाट राजनीति से, जाट समुदाय के वोटर से, और उसके बाद शीश महल, और उसके बाद शीश महल वर्सेस राजमहल की जो बातें आई वो भी सामने आई। उसके बाद जो झुग्गी की राजनीति आई, झुग्गी की वोटर्स को साधने के लिए सभी पार्टियों ने काम किया। लेकिन फिर से अब जो सारी राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं दलित समुदाय के वोट को अपने पक्ष में कोशिश कर रही हैं, और दलित समुदाय उनको सभी जो मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे आम आदमी की पार्टी की बात करें, उनको ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं दलित समुदाय उनके पक्ष में ज्यादा मतदान करेगा तो उनको फायदा होगा। उधर भारतीय जनता पार्टी भी दलित समुदाय जो कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर रहा है, उस पर ज्यादा फोकस किया हुआ और एक माइक्रो मैनेजमेंट के तहत उस पर काम कर रही है। लेकिन ये तो जब एक नैरेटिव सेट होगा, कोई भी पार्टी कर पाएगी, तो नैरेटिव अगर इनके पक्ष में सेट होता है तो उस पार्टी को फायदा होगा। लेकिन मुझे तो लगता है अभी तक नैरेटिव कोई भी पार्टी सेट नहीं कर पाई। सिर्फ आम आदमी पार्टी अपने काम को लेकर जनता के बीच में जा रही है और वोट मांग रही है। अगर कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कोई नैरेटिव या एजेंडा सेट कर पाती है और उस एजेंडे पे प्रभावी रूप से काम होगा तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। लेकिन अगर काम के आधार पर वोट का एक जो कैंपेन चला और जो आम आदमी पार्टी अपना काम बताकर लोगों बीच में जा रही है, तो अगर वो लोगों उनकी बात को समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी। मेरा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं बाकी राज्यों की बात करें तो इस बार दिल्ली के चुनाव में भी वही कुछ हो रहा है कि मुद्दे कौन है, मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ना मुद्दों की राजनीति हो रही है, ना जनता की कहीं जरूरतों को समझा जा रहा है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों ही पार्टियां इस बार कोशिश कर रही हैं कि वो दलित वोटर पर ज्यादा ध्यान दें। जहां एक और कांग्रेस का परंपरागत वोट जो रहा है दलित और ओबीसी, उसको कहीं ना कहीं जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को एक बड़ा डेंट दिया और ये सारा का सारा जो वोट था ये आम आदमी पार्टी की झोली में जा गिरा। अब तीनों पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि दलित समुदाय की बात करें, दलित समुदाय को या ओबीसी को वो जो है वो घेरने की, उनको साधने की कोशिश कर रही हैं, और वो अपनी कोशिश में कितना कामयाब होती हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।